हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज़ को। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे हम लोग सी टेट, यूपी टेट के सीडीपी और ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज को शुरू किए हैं। तो ये हमारा ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 हमने इस चैनल पर डाल दिया है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट का एग्जाम्स आने वाला है, तो आपको यूपी टेट के लिए सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। और आपको अगर सीडीपी और ईवीएस की तैयारी करनी है तो आपको हमारे चैनल्स पर पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, अगर उसको आप फॉलो करते हैं, उसको आप डेली देखते हैं, तो आपका सीडीपी और ईवीएस में पूरे नंबर आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपका ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया और अंटार्कटिका। तो आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1/3 भाग में फैला है और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी पार्ट में निवास करता है। ठीक है, साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं माउंटेन है, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट भी क्या होता है, आपका हमारे एशिया में ही पाया जाता है, जिसकी आपकी हाइट याद कर सकते हैं 8,850 मीटर होता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा माउंट या फिर बोल सकते हैं आपका माउंटेन में आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक की बात याद रखना है। अगला पार्ट हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। ऑप्शन आपका है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश जो है कह सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है और इसको हम लोग भारत का दिल भी बोलते हैं। याद रखिएगा, भारत का दिल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि मध्य का भाग है और साथ ही साथ यहाँ पर वन क्षेत्र भी ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन एमपी है तो प्रतिशत के मामले में प्रथम स्थान किसका होगा, तो याद रखिएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम क्या हो जाएगा आपका, प्रतिशत के मामले में प्रथम स्थान मिजोरम का है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस में पाया जाएगा, आपको एमपी में पाया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डिजीज से रिलेटेड है कि इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन आपका है पारा, सीसा, कैडमियम और आर्सेनिक। ठीक है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैडमियम। याद रखिएगा, कैडमियम के प्रदूषण से आपका यहाँ पर इटाई डिजीज होता है। ठीक है, पारा से आपका कौन सा डिजीज होगा, तो आपको याद रखना है मिनी माता डिजीज। ठीक है, मिनी माता जो रोग होता है आपका पारा से होगा। ठीक है, सीसा से आपका एनीमिया होता है, तो आपको याद रखना सीसा से कौन सा डिजीज होगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आर्सेनिक से पूछा जाए तो आपका जो त्वचा कैंसर यानी कि जो स्किन कैंसर होता है आपका आर्सेनिक से हो जाएगा और कैडमियम से आपका इटाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सारी डिजीज के नाम आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नीरी संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, नागपुर, कोलकाता, देहरादून। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नीरी का फुल फॉर्म देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि संस्थान कहाँ पर स्थित होगा। नीरी में एन स्टैंड करता है नेशनल के लिए। ठीक है, एन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, नेशनल हो जाएगा। ई का मतलब आपका है इन्वायरमेंट के लिए या फिर इन्वायरमेंटल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ई आपका हो जाएगा इन्वायरमेंटल के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला ई आपका है इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, अगला ई आपका है इंजीनियरिंग के लिए और आर और आई का मतलब हो जाएगा रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, अब ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में आपका स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन है 2000, 2002, 2005 और 2010। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2002 जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, याद रखिएगा जैव विविधता क्या होता है, तो आप याद रखेंगे जैव विविधता का मतलब क्या है, इस ग्लोब पर पाए जाने वाले जो जीवों में विविधता पाई जाती है उसी को हम लोग जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना, 22 मई, हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और भारत में यानी बोल सकते हैं भारत विश्व का 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र में आता है, यानी कि बोल सकते हैं पूरे विश्व में 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी बनाया गया है, जिसमें भारत भी आपका आता है। ठीक है, तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट। और आपको याद रखना ये अधिनियम कब पारित हुआ था, तो सन 2002 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। तो याद रखें लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है।
उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको याद रखना है 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और यह टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। इसमें बारहसिंगा और कह सकते हैं आपका बाघ की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है और भारत नेपाल सीमा पर यह स्थित है, ठीक है। कहाँ पर आपका है तो भारत नेपाल की जो सीमा होती है वहीं पर आपका ये दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है, ठीक है। ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है तो आपको यहाँ पर आंसर क्या याद रखना है, अशोक, ठीक है। ये फैक्चुअल आपका पॉइंट है तो इसको आपको याद रखना है कि यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा होगा तो अशोक होगा, ठीक है। जबकि जो बरगद है वो आपका राष्ट्रीय वृक्ष में आता है, यानी कि आपका राष्ट्रीय वृक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तब आप बरगद का नाम लेंगे, अगर आपका यूपी स्टेट का पूछा जाएगा तो आपका अशोक नाम लेना है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर वृक्ष पूछा है, अगर आपसे पुष्प पूछे राजकीय पुष्प क्या है तो पलाश आपको याद रखना है, राजकीय पुष्प है, ठीक है। और राजकीय पक्षी क्या है, सारस, ठीक है। सारस या फिर कौच इसको बोलते हैं, क्रौच, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये राजकीय पक्षी हो जाएगा, ठीक। खेल के बारे में अगर पूछे तो इसका राजकीय खेल क्या होगा तो हॉकी आपका क्या है, राजकीय खेल होगा, ठीक है। जो कि एक आपका अच्छे पूछा जाएगा जनरली कि एक इकाना स्टेडियम बनाया गया था तो भारत के किस राज्य में या फिर किस शहर में स्थापित है तो आपको याद रखना लखनऊ, ठीक है। और लखनऊ आपका यूपी का कैपिटल एंड राजधानी भी है। इतनी बातें आपको यूपी से आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो आपको याद रखना है फूड चेन या खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा एक दिशीय होता है, ठीक है, यूनि डायरेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऊर्जा की प्रवाह की बात आई है तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि ऊर्जा के प्रवाह से रिलेटेड एक यहाँ पर लॉ दिया गया था जिसको बोलते हैं 10% का नियम, ठीक है, 10% का नियम। और आपको याद रखना ये 10% का नियम किसने दिया था तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना, लिंडेनमैन ने दिया था, ठीक है। लिंडेनमैन ने क्या था, इस नियम को दिया था। इसमें क्या बताया गया था तो आपको याद रखिएगा कि जितने भी पोषक स्तर होते हैं किसी भी खाद्य श्रृंखला में उसमें एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसमें सिर्फ 10% ही ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से दूसरे से तीसरे में जब जाएगा तो वहां पर क्या है, आपका तीसरा पोषक स्तर आएगा, ठीक है। सॉरी, आपका यहाँ पर 10% का एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर, दूसरे पोषक स्तर से तीसरे पोषक स्तर, यहाँ पर हर एक पोषक स्तर में सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर एग्जाम्पल समझे कि बहुदिशी क्यों नहीं हो सकता तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे मान लेते हैं हमने अगर कोई भी शाकाहारी जीव का एग्जाम्पल लिया जो घास को खाता है, जैसे मान लिया हमने लिया खरगोश को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब घास खरगोश ने खाया तो खरगोश ने जो एनर्जी प्राप्त किया है वो घास से प्राप्त किया है, लेकिन घास ने खरगोश से कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं किया है। इस प्रकार से खरगोश को जो भी जीव खाएगा, जो भी मांसाहारी जीव खाएगा तो उसको खरगोश से एनर्जी मिलेगा, लेकिन खरगोश से उससे कुछ एनर्जी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ऊर्जा हमेशा एक ही डायरेक्शन में फॉलो होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है तो आपको याद रखना है, ऑप्शन देखिएगा समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्षोभ मंडल होगा वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपसे इसके बाद का पूछा जाएगा तो समताप मंडल हो जाएगा। इसी समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर भी पाया जाता है, ठीक है, ओजोन परत भी पाया जाता है, ठीक है। और जो मध्य मंडल होता है वो सबसे ठंडा मंडल होता है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे ठंडा मंडल अगर आपसे पूछेगा तो कौन सा आपका होगा, मध्य मंडल होगा, ठीक है। और उल्का पिंड अगर आप कभी देखते हैं उल्का पिंड का जलना अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे मध्य मंडल में वो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपको इतनी पॉइंट याद रखना है। और एक लास्ट पॉइंट कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा मौसमी परिवर्तन आपको कौन से मंडल में देखने को मिलता है तो क्षोभ मंडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट को भी आपको याद रखना है। जो सारे एडिशनल पॉइंट आपके बताए जाते हैं इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि समताप मंडल में कौन सा परत पाया जाएगा या फिर ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाएगा तो आपको याद रखना है समताप मंडल में। मौसमी परिवर्तन कौन से परत में होगा, क्षोभ मंडल में। सबसे ठंडा मंडल कौन सा है आपका, मध्य मंडल में। आयन मंडल में जैसे कि जो सैटेलाइट वगैरह हमारा लगाया जाता है वो कौन से मंडल में लगाया जाता है, आयन मंडल में, ठीक है। सबसे अंत में कौन सा मंडल आता है आपका, बहिमंडल या फिर बाह्य मंडल आता है,
जहां पर आपका स्पेस या फिर अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। इस प्रकार से आपको ये पांचों मंडल का नाम याद रखना है, ठीक है। अगले पार्ट पे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। जिसमें आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और आपको याद रखना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा गया है, या फिर आपको याद रखना है कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका अनुच्छेद नंबर 32 है, यानी कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 है, इसको हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा जो प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि संविधान की अगर आपसे कुंजी पूछे कि संविधान की कुंजी किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है प्रस्तावना को, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। अगले पार्ट पर चलता है। अच्छा, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे ईवीएस में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका बेसिक आपका जो फैक्ट है उसको आपको याद करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 है, 10, 12, 15। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा आंसर? सी 12, ठीक है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। अच्छा, इनका क्षेत्र क्या होगा? तो जैसे कुछ एग्जांपल मैं बता दूं, कला के क्षेत्र में हम लोग किसी को कर सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग मनोनीत कर सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में आपका यहाँ पर मनोनीत किया जा सकता है, समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है जो इस क्षेत्र में कह सकते हैं कि थोड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको इतनी बातें याद रखना है। अच्छा, जो ये सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो किसमें ये जाते हैं? राज्यसभा में इनका मनोनयन होता है, राज्यसभा में। तो राज्यसभा का आपका कार्यकाल आपको याद करना है, तो कितने साल का होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो होता है, जो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है, पदेन सभापति होते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपको गंगा, कोसी, गंडक, सोन, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कारण बिहार में बहुत ही ज़्यादा कैसा हर साल बाढ़ आता है, जिससे बहुत सी ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा लोगों का घर तबाह हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कोसी को इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी से आपको एक बात ये भी याद रखना है, क्योंकि जब ये हर साल क्या होता है, जब इसमें बाढ़ आता है तो अपना ये मार्ग को बदलता रहता है। जब ये मार्ग बदलता है तो इससे क्या बहुत सारे गांव जो होते हैं बह जाते हैं। तो इस प्रकार इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। और जो गंगा है वो भारत की सबसे लंबी नदी होती है, जिसकी लंबाई अगर आपको याद रखना है तो आपको 25 यानी 2525 किलोमीटर होती है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? अच्छा, विटामिन से अगर बात आपको याद रखना, विटामिन को 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है जल में घुलनशील होता है, दूसरा किसमें होता है? वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। अच्छा, अगर जल में घुलनशील पूछेगा तो आपको खाली 2 विटामिन का नाम याद रखना है, एक बी है और एक आपका सी है, ठीक है। बाकी जितने बच गए हैं, जैसे मैं आपको जैसे कीड़ा, अगर आपको ट्रिक्स याद करना तो कीड़ा याद कर सकते हैं या फिर एडक याद कर सकते हैं। तो ये जितने विटामिन है आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, और जो आपका बी और सी विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अगले पार्ट पर हम लोग चलते हैं। सीएनजी, अगले पार्ट में चलते हैं कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, ठीक है। तो सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है आपको याद है मीथेन। मीथेन को हम लोग बोलते हैं सीएनजी का मुख्य घटक। अच्छा, मीथेन से रिलेटेड आपको कुछ बातें याद रखना है, ठीक है। जो मीथेन होता है इसका जो फॉर्मेशन किया जाता है, अच्छा इसका नाम अगर पूछा जाए, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको मार्स गैस बोलते हैं। यह एक ज्वलनशील गैस होता है, ठीक है, ज्वलनशील गैस होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है कि इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है। और जो मीथेन होता है इसी का यूज हमारा बायोगैस में भी होता है, इसको आपको याद रखना। बायोगैस में कौन से गैस का यूज किया जाता है? मीथेन में ही, मीथेन का ही किया जाता है। तो इतनी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाएगा? ऑप्शन आपका लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी का है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का ही पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, शरीर हमारे कह सकते हैं किसी भी जीव के लिए जो एनर्जी का रूप होता है जिसको हम लोग एटीपी बोलते हैं, तो उस एटीपी का निर्माण क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को
किस किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती थैली बोलते हैं, फिर आत्मघाती थैली बोलते हैं, ठीक है। आत्मघाती थैली अगर आपसे पूछा जाए अपना किसका नाम लेंगे? लाइसोसोम का नाम लेंगे। राइबोसोम को किस नाम से जानते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम लोग क्या जानते हैं? राइबोसोम को, ठीक है। तो प्रोटीन फैक्ट्री कौन सा आपका? राइबोसोम है। अच्छा, गाल्जी काय का काम क्या होता है? ये है किसी भी तत्व को, या बोले प्रोटीन है, वसा है, या और आवश्यक पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसके उपनाम, तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो लाइसोसोम का क्या हो जाएगा? आत्मघाती थैली। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम बोल सकते हैं फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन या प्रोटीन फैक्ट्री। गाल्जी का है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इन सारे नामों को आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे किसी भी कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो कोशिका का जो ब्रेन होता है आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है। न्यूक्लियस या केंद्रक हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का ब्रेन बोलते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि रक्त का थक्का जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, B12, ई, के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। याद रखना है जो विटामिन के होता है इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, तो आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। और जो विटामिन ए है आपको याद होगा विटामिन ए से कौन सी डिजीज होती है उसकी डेफिशिएंसी से? तो रतौंधी डिजीज आपका विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। और विटामिन B12 के बारे में अगर आप जानेंगे तो विटामिन B12 अगला हमारा है विटामिन ई। तो विटामिन ई से कौन सा आपका डिजीज होता है? बांझपन होता है, ठीक है। तो बांझपन आपका या भी बोले बांझपन इससे होता है। साथ ही साथ विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट का आपको याद रखना है। तो आप ब्लड क्लॉटिंग के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। तो याद रखिएगा जैसे मान लेते हैं कभी हमारे शरीर में कोई भी चोट लगता है तो उस टाइम पर क्या होता है? हमारे बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। तो ये ब्लड क्या होता है कि जब निकलता है और कुछ टाइम बाद क्या होता है, यही ब्लड हमारे शरीर पर रुकने से रुक जाता है, तो यानी वहां पर कुछ थक्के जैसा बन जाता है जहां पर हमको चोट लगता है, उसी को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे क्या होते हैं? प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फाइब्रिन हो गया, ठीक है, फाइब्रिनोजेन हो गया, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो मिलकर क्या होते हैं? आपका ब्लड क्लॉट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कौन से विटामिन पूछा जाएगा? तो विटामिन के। अच्छा, विटामिन के का आपसे स्रोत भी पूछ सकता है। तो जितने भी हरे पत्तेदार सब्जी होती है, जितने भी हरे पत्तेदार सब्जी आपकी होती है वो आपके किसके विटामिन ज़्यादा पाया जाएगा? विटामिन के उसमें ज़्यादा पाया जाएगा। साथ ही साथ टमाटर हो गया, टमाटर में भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, ठीक है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये तो बहुत फेमस नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को खोजा था। अब बात आती है किससे खोजा था? तो याद रखिएगा पेनिसिलिन एक कवक है, ठीक है। पेनिसिलिन एक कवक है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटैटम, ठीक है। उसका नाम है पेनिसिलियम नोटैटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटैटम। तो पेनिसिलियम नोटैटम क्या है? हमारा एक कह सकते हैं कवक है जिससे सबसे पहला एंटीबायोटिक का खोज किया गया था, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। और आपको याद रखना है इन्होंने कब किया था? तो याद रखिएगा 1928 में इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। और एडवर्ड जेनर के बारे में आपको याद रखना है, ये सबसे पहले वैक्सीन है, टीका का खोज इन्होंने किया था एडवर्ड जेनर ने। किसके लिए किया था? चेचक के लिए, ठीक है। तो चेचक के लिए टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। लुई पास्चर के लिए आपको याद रखना है कि रेबीज का टीका इन्होंने खोजा था। और साथ ही साथ इन्होंने एक तकनीक का नाम बताया जिसको पाश्चुरीकरण बोलते हैं, जिसमें दूध को हम लोग क्या करते हैं? सडन हाई टेम्परेचर में करने के बाद लो टेम्परेचर करते हैं, जिसमें सारे माइक्रोब्स क्या होते हैं? किल्स मर जाते हैं। तो लुई पास्चर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ केमिकल्स के आपके उपनाम होते हैं, तो आपको याद रखना है लाफिंग गैस के बारे में। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाएगा, तो आपका ऑप्शन दिया है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। देखिए सारे ऑप्शन इस तरीके से बनाए गए हैं जिसमें आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसा गैस है जिसको सूंघने पर, ठीक है, जिसको सूंघने पर क्या होता है? उस पर्टिकुलर पर्सन इतना ज़्यादा उससे हंसी जैसा कह सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन बन जाता है और वो हंसने लगता है। तो हम कह सकते हैं इसीलिए लाफिंग गैस को हम लोग इसीलिए नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
हड्डियां और दांत के निर्माण के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? आयोडीन, पोटेशियम पहला ऑप्शन, कैल्शियम फास्फोरस दूसरा, लोहा और कैल्शियम, सोडियम मैग्नीशियम। तो आपको याद रखना कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है हड्डी और दांत के निर्माण के लिए मुख्य तत्व का काम करता है। इसी से क्या होता है आपका हड्डी और दांत का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन और पूछे कि शरीर में सबसे हार्डेस्ट यानी सबसे कठोर पार्ट क्या है? सबसे कठोर पार्ट का नाम क्या है? इनेमल। ठीक है, जो इनेमल होता है सबसे कठोर पार्ट आपका होता है। ठीक है, तो मानव के शरीर का लगभग 99% भाग में कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों में पाया जाता है और दांतों का सबसे ऊपरी भाग इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इस बात को आपको याद रखना है। और विटामिन डी जो होता है त्वचा में संश्लेषण करता है कैल्शियम को और कैल्शियम के अवशोषण को मदद करने में विटामिन डी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं कि अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये अग्निशामक यंत्रों में भरे जाते हैं जिसका यूज आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके यूपी टेट के एग्जाम्स में हर बार देखने को मिल सकता है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा और जो इसके मैंने एडिशनल पॉइंट मैंने आपको बताया उसको भी आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इस चैनल पर आपको सीडीपी के पीवाईक्यू आपको मिल रहे हैं लगातार, साथ ही साथ ईवीएस के मिल रहे हैं और आने वाले समय में आपको जो है हिंदी का भी आपको पीवाईक्यू मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है किसी भी एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसका पीवाईक्यू सॉल्व करना। तो आपको इस चैनल पर पूरे पीवाईक्यू कराए जाएंगे और आप अगर पीवाईक्यू को फॉलो करते हैं तो आपको सीडीपी ईवीएस हिंदी के साथ साथ अगर आप मैथ वगैरह का भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप पूरे के पूरे 150 में से आसानी से आप 100+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं और अपने यूपी टेट या सी टेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है और अगर हमारे कंटेंट पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।